हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल CMA स्टडी अड्डा। मैं आप सबका दोस्त विपुल सिंह आज आपके लिए इनकम टैक्स में इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आप सबके बीच लेके आया हूँ। चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये CA इंटर, CMA इंटर, CS फाइनल, CA फाइनल और CMA फाइनल इन सबों में अभी तक देखा गया है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा ही गया है। ठीक है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि अभी तो शुरू में हम थ्योरी पोर्शन से डील करेंगे, फिर बाद में प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरे एंड तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि काफ़ी ऐसे सारी चीज़ें कि एक दूसरे से इंटरलिंक करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक देखें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेके मैं शुरू करता हूँ। बात आती है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट आया क्यों, तो बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ी सी। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एसएससी पे दो बार टैक्स लग जाए। ठीक है, उसके इनकम पे दो बार टैक्स लग जाए। एक एक तो वो एसएससी का फॉरेन इनकम का टैक्स लग जाए और दूसरा इंडियन इनकम के। तो इसलिए चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जितने भी जैसे IPL के मैच होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आते हैं, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए, तो उनको यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ जाता है और अपने देश में भी टैक्स देना पड़ जाता है। चाहे यहाँ का मेरा कोई पर्सन है, अगर बाहर में कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, इंडियन कोई पर्सन है बाहर में कोई भी सर्विस दे रहा है, तो उसे बाहर भी टैक्स देना पड़ जाता है और यहाँ भी टैक्स देना पड़ जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, तो इसी चैप्टर से डील करते हैं हम। ठीक है, तो मीन्स मैंने जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीनिंग में क्या है कि डबल टैक्सेशन मीन्स द सेम इनकम गेटिंग इनकम टैक्स जो है ये है, दो बार आपको टैक्स लगती है। ठीक है, दो बार एक ही इनकम को आपको टैक्स लगता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डबल टैक्सेशन। ठीक है, अब बात आती है कि इनकम किस बेसिस पे टैक्स किया जाता है। एक तो होता है पहला रेसिडेंस रूल, दूसरा है सोर्स रूल। ठीक है, रेसिडेंस रूल हमने पिछले वीडियोस में हमने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो बंदा रेसिडेंट हो जाता है उससे पूरे वर्ल्ड का इनकम टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, तो रेसिडेंस रूल और एक होता है सोर्स। रेसिडेंट है तो टैक्स लगेगा, और सोर्स ऑफ इनकम अगर है तो भी टैक्स लगेगा। ठीक है, जैसे IPL के मैच में अगर एडम स्मिथ यहाँ पे आता है जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है, तो इंडिया में भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया में भी उसको टैक्स लग गया, और वो अपने स्टेट अपने कंट्री ऑस्ट्रेलिया गया तो उसको ऑस्ट्रेलिया में भी टैक्स देना पड़ गया, क्योंकि वहाँ का रेसिडेंट है और वहाँ का टैक्स कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो बात आती है कि रिलीफ का बात जब हम करते हैं कि टैक्स तो चलिए ठीक है टैक्स लग गया, अब रिलीफ कैसे दे अपने एसएससी को, तो एक होता है यूनिलैटरल रिलीफ। ये जो डील करता है यूनिलैटरल रिलीफ वो सेक्शन 91 डील करता है। ठीक है, यूनिलैटरल रिलीफ सेक्शन 91 डील करता है, और दूसरा होता है बायलैटरल रिलीफ। ठीक है, मतलब एक दो कंट्री मिलके बैठ के बात किए कि हाँ अगर ये हमारा एसएससी, अगर आपका एसएससी कहीं भी इनकम आपके यहाँ या मेरे यहाँ इनकम अर्न कर रहा है तो क्या करें, उसको टैक्स की छूट दें कि नहीं दें, क्योंकि वो एक ही इनकम पे दो दो बार टैक्स दे रहा है। ठीक है, इसलिए ये बायलैटरल रिलीफ बनाई गई और यूनिलैटरल रिलीफ। ठीक है, अब बात आता है कि बायलैटरल रिलीफ क्या होता है। सबसे पहले इसी को देखते हैं, क्योंकि ये यूनिलैटरल रिलीफ है, इसको जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इसका जब तक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको काफ़ी हद तक ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो यूनिलैटरल रिलीफ की हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले बायलैटरल रिलीफ की बात करते हैं। बायलैटरल रिलीफ में क्या होता है कि टैक्स ट्रीटी बनती है। ठीक है, टैक्स ट्रीटी दो देश मिल के बैठ के बनाते हैं टैक्स ट्रीटी, और आपस में समझौता करके ये कहते हैं कि ऐसा हम रिलीफ दे अपने एसएससी को कि उसको टैक्स का बर्डन ना पड़े, क्योंकि एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लग रही है तो टैक्स की बर्डन ना पड़े इसलिए। ठीक है, तो मेथड क्या थे एग्जाम्पशन देने का,
दो मेथड है, एक तो है पहला टैक्स एग्जेम्पशन मेथड और दूसरा है टैक्स क्रेडिट मेथड। ठीक है, कि जैसे इंडियन इनकम है, मिस्टर एक्स है, इन्होंने 5 लाख रुपए कमाया। ठीक है, इन्होंने 5 लाख रुपया ऑस्ट्रेलिया में कमाया और इंडियन इनकम है इनका जैसे 2 लाख। ठीक है, इंडियन इनकम है, ऑस्ट्रेलियन इनकम है 5 लाख, इंडियन इनकम है 2 लाख। अगर इन्होंने 5 लाख कमाया ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में 2 लाख, तो चलिए यहाँ का भारत गवर्नमेंट क्या बोलता है कि चलिए हम आपको पूरे के पूरे 5 लाख रुपए एग्जम्प्ट कर देते हैं। ठीक है, इस पे क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में टैक्स दे दिया है इसलिए आपको यहाँ पे इस इनकम पे टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा क्या है, टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड क्या बताता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है अंडर टैक्स क्रेडिट मेथड इनकम इज टैक्सेबल इन बोथ कंट्रीज। ठीक है, दोनों कंट्रीज में इनकम टैक्स होगा। पहले क्या क्या था टैक्स एग्जम्पशन में, किसी एक कंट्री में टैक्स लगाया जाता था, दूसरे कंट्री में सिर्फ 2 लाख पर टैक्स लगा दिए क्योंकि इंडियन इनकम है, बाकी 5 लाख हम एग्जम्प्ट कर दिए। दूसरा क्या कहता है कि टैक्स क्रेडिट मेथड क्या होता है, कि टैक्स क्रेडिट मेथड वो होता है जहाँ टैक्स दोनों कंट्री लगाती हैं। ठीक है, लेकिन जो कंट्री रेसिडेंट कंट्री है, ठीक है, वो अलाउ कर देती है टैक्स क्रेडिट। अब टैक्स क्रेडिट अलाउड कर देती है सोर्स कंट्री में, जैसे इंडियन इनकम 2 लाख था और 5 लाख ऑस्ट्रेलियन इनकम था, तो एग्जाम्पशन मेथड में तो हमने 5 लाख एग्जाम्प्ट कर दिया, चलो भाई ठीक है ले जाओ तुम। बात आती है 2 लाख और 5 लाख। अब इसमें क्या है कि दोनों कंट्री में टैक्स लग गया, लेकिन जो रेसिडेंट कंट्री है, जो बंदा रेसिडेंट मिस्टर एक्स जो है, हम मान लेते हैं कि इंडियन रेसिडेंट है, तो यहाँ पे इनको टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट अलाउ किया जाता है। ठीक है, यूजुअली यही होता है टैक्स क्रेडिट मेथड में। ठीक है, और बात आता है कि चलिए ठीक है सर, इंडिया में कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है, टैक्स क्रेडिट मेथड या टैक्स एग्जाम्पशन मेथड। तो टैक्स क्रेडिट और टैक्स दोनों मेथड यहाँ पे मिक्स मेथड यूज किया जाता है। कई बार एसएससी को टैक्स क्रेडिट मेथड दिया जाता है, कई बार एसएससी को टैक्स एग्जाम्पशन मेथड दिया जाता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि अब हम चलेंगे यूनिलैटरल रिलीफ पे, जो ये हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है डबल टैक्सेशन, मतलब डबल टैक्सेशन मीन्स एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लग जाना। ठीक है, तो ये क्या है कि गलत है, एक इनकम पे दो बार टैक्स लग जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ लेके आई हमारे एसएससी के लिए, और एसएससी ने, और रिलीफ क्या था कि यूनिलैटरल रिलीफ देंगे या बायलैटरल रिलीफ देंगे। बात आती है कि इनकम टैक्स कैसे टैक्स होगा, एक तो सोर्स बेसिस पे और एक रेसिडेंस बेसिस पे। ठीक है, तो रेसिडेंस बेसिस पे तो हमने देखा था, और सोर्स बेसिस भी आपको मैंने बता ही दिया, जैसे आप ये आईपीएल का एग्जांपल हमने अभी लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर आती है ये दो मेथड क्या है, किस मेथड से हम एग्जाम्पशन देंगे, एक तो टैक्स एग्जाम्पशन मेथड और एक टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स एग्जाम्पशन में पूरे के पूरे 5 लाख हम छूट दे देते हैं, ठीक है भाई तुम 5 लाख रख दो, बाकी 2 लाख पे तुम टैक्स दे दो, क्योंकि तुमने इंडिया में 2 लाख रुपए कमाए, 5 लाख बाहर कमाए, हमने एग्रीमेंट हुआ था, दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। जैसे मान कर चलिए मोदी जी, एक साइड मोदी जी हैं और दूसरे साइड ट्रम्प। ठीक है, मोदी और ट्रम्प मिल के बैठक किए और बात किए कि टैक्स ट्रीटी बनाएं, और टैक्स ट्रीटी में ये बताएं कि सर हमारे यहाँ का बंदा अगर आपके यहाँ काम करेगा, आपके यहाँ का बंदा अगर हमारे यहाँ काम करेगा, अगर हम उस पर टैक्स ले लिए तो आप अपने यहाँ एग्जाम्प्ट दे देंगे, हम आप टैक्स ले लिए तो हम अपने एग्जाम्प्ट दे देंगे। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे फंक्शंस ऐसे ही डील करते हैं। ठीक है, तो ये टैक्स ट्रीटी बनती है जिसका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो ये होता है। अब बात आता है यूनिलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल रिलीफ जहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट डील नहीं करता है। ठीक है, मान के चलिए सहमति ही नहीं बनी किसी दो कंट्री में कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए अभी फिलहाल का एग्जांपल ले लेते हैं चाइना और इंडिया का। चाइना क्या बोलता है कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानेंगे, तो इस पे क्या होता है कि अब फिर ये भी बात है कि अगर आप इंडियन हैं और बाहर चाइना में आप इनकम अर्न करते हैं, चाइना ने तो टैक्स ले लिया आपसे, और यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे भी आपसे टैक्स लगेगा ही। तो बात आती है कि ठीक है टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट कहती है चलिए हम अपने एंड पे आपको रिलीफ देंगे, और ये रिलीफ क्या बोलता है, ये यूनिलैटरल रिलीफ है जो सेक्शन 91 इनकम टैक्स का डील करता है। तो आइए देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं, किस कंडीशंस में आपको यूनिलैटरल रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे यूनिलैटरल रिलीफ, ये सेक्शन 91 डील करता है। ठीक है, इनकम टैक्स का सेक्शन 91 डील करता है यूनिलैटरल रिलीफ के बारे में। इसमें क्या है कि एसएससी को कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं।
ठीक है। एसएससी को जैसे कुछ कंडीशंस है यहाँ पे, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करने होते हैं। अगर एसएससी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो उनको रिलीफ दिया जाता है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, प्रीवियस ईयर जो लिखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर हम अभी, क्योंकि असेसमेंट ईयर हमारा अभी चल रहा है 20-21, प्रीवियस ईयर हमारा चलेगा 19-20, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 19-20 की बात करेंगे, ठीक है। आते हैं कि लिखता क्या है, एन एस एस वी सेल अलाउड डिडक्शन अंडर द सेक्शन 91 प्रोवाइडेड ऑल द फ्लोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। अगर ये चार या 5 कंडीशन है, अगर 5 ये पूरे के पूरे 5 कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो एसएससी को रिलीफ दिया जाएगा, ठीक है। एसएससी को रिलीफ दिया जाएगा जो सेक्शन 91 डील करता है, ठीक है। तो पहला क्या है कि रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा क्या है, इनकम अक्रू और एराइज हिम, इनकम अक्रू और एराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया, यानी बाहर में अक्रू और एराइज हुआ इनकम उनका। दूसरा क्या है, सच इनकम इज नॉट, सच इनकम इज नॉट, सच इनकम इज नॉट, सच इनकम नॉट, यहाँ पर नॉट पर ध्यान देंगे, डीम टू अक्रू और एराइज, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तीसरा क्या है, टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री, विदेश में हमने टैक्स पे किया होगा अपने इनकम पे, जो इनकम पे हमने टैक्स कमाया वो टैक्स पे किया होगा इस पे। पांचवा क्या है, नो डी टी डबल ए, नो डी टी डबल ए, नो डी टी डबल ए, ये क्या है कि अभी हमने पढ़ा था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, अगर साइन हो गई तो वहाँ पे बायलैटरल रिलीफ, तो वहाँ पे तो डायरेक्ट आपको पूरे तरह से आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है या क्रेडिट मिल जाता है अगर दो देशों में टैक्स ट्रीटी साइन हो गया है। लेकिन बात जब यूनिलैटरल रिलीफ का आता है तो यहाँ पे आता है कि जब तक ये DT AA होगा तब तक ये यूनिलैटरल रिलीफ की बात ही नहीं होगा। अब DT AA नहीं है तो यूनिलैटरल रिलीफ का बात हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे बनाते हैं कि एग्जाम्पल एक जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। वीडियोस थोड़ी सी लंबी होगी, ध्यान रखें, काफ़ी पसंद आएगा आपका वीडियो, विश्वास दिलाता हूँ। सपोज मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। ये इनका एज हम मान लेते हैं कि इनका एज है 33 साल, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि इनका इंडियन इनकम है, जैसे इनकम फ्रॉम इंडिया, ये है लगभग हम ले लेते हैं 7 लाख रुपए। एक रफ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं है, रफ एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉरेन इनकम है इनका, ये ले लेते हैं लगभग 5 लाख रुपए, मोटा मोटी फिगर ले रहे हैं। इस पे इन्होंने TDS दिया है 25%, ठीक है। तो ये हमारा दोनों मिलके क्या हो गया, दो इनकम है, अभी हम मानते हैं मेरे पास दो इनकम है, ये दो इनकम हो गया 12 लाख, ठीक है। अब क्या है कि डिडक्शन भी आती है ना, डिडक्शन अंडर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, हम मानते हैं डिडक्शन कुछ नहीं है अभी फिलहाल, तो अभी डिडक्शन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें डिडक्शन भी हम देखेंगे तो हमें काफ़ी बढ़िया से क्लियर होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है, ठीक है, नेट टैक्सेबल ये हमारा 12 लाख आ जाता है। अब बात है कि साहब 7 लाख 5 लाख 12 लाख आ गया, ठीक है। अब हम यूनिलैटरल रिलीफ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे रिलीफ देंगे, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या कहता है कि सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो हम आते हैं, देखते हैं, पेन को हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये पेन शायद वीडियोस में अच्छे नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है तो आप इसका ख्याल रखें, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सबसे पहले आपको पता ही होगा अप टू 2.5 लाख नील होता है, ठीक है। नेक्स्ट 250 पे 5%, ये हो गया हमारा
12,500, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 12 लाख इनकम है ना, 5 लाख का बात अभी हो चुका है। नेक्स्ट 5 लाख पे 10%, तो ये हो गया हमारा 1 लाख रुपये, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 लाख रुपये, क्योंकि यहाँ पे तक तो 5 लाख और 5 और 2 लाख ही बचे। 2 लाख पे सॉरी माफ़ करिएगा, ये 20% हुआ ना, तभी तो 1 लाख आया। हाँ ठीक है, ये हो गया 30%, ठीक है। तब आ गया आपका यहाँ पे 60,000 रुपये। तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 25, 1 लाख, 12,500, 1 लाख, 60,000, ये हमारा आ जाता है 1752500, ठीक है। अब क्या है कि इसमें हम ऐड कर देते हैं, नहीं दिख रहा है ना, इसमें हम ऐड कर देते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से, ये हमने ऐड किया इन सबको। फिर ऐड कर देते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो ये हमारा आ गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 6900, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस टैक्स, क्या हो गया हमारा 179,400, ये हो गया हमारा ग्रॉस टैक्स, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस टैक्स। आइए देखते हैं, हम याद रखें हम यहाँ तक हैं, इस कैलकुलेशन तक, ग्रॉस टैक्स तक। तो आइए देखते हैं ग्रॉस टैक्स। वीडियो को आप बैक करके देख लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर बार बार पेज पलटूंगा तो फिर वीडियो का लेंथ और बढ़ता चला जाएगा। हम ग्रॉस टैक्स से ही शुरू करते हैं। ग्रॉस टैक्स तो हमारा था 179,400, ठीक है। ग्रॉस टैक्स ये है। अब हम क्या करते हैं, इस ग्रॉस टैक्स में रिलीफ की बात करते हैं, ठीक है। रिलीफ अंडर सेक्शन 91, ठीक है। इसके लिए हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग नोट बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितना रिलीफ मिल रहा है। और ये माइनस करने के बाद इसमें से ये जो बच के आएगा वो हमारा होगा नेट टैक्स पेएबल, ठीक है, कि एसएससी को कितना टैक्स पे करना है, ठीक है। मिस्टर एक्स जो हमारे एसएससी थे। तो आइए वर्किंग नोट 1 बनाते हैं। वर्किंग नोट 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमने रिलीफ दिया हुआ है, रिलीफ अंडर सेक्शन 91, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें क्या बोलता है, पहला ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, इसमें क्या बोलता है, टैक्स रेट इन फॉरेन कंट्री, ठीक है। टैक्स रेट इन फॉरेन कंट्री था हमारा 25%। अब है एवरेज रेट, क्योंकि रिलीफ देना है ना, एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया, ठीक है। ये देखिए एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया, ये क्या है, हमने अभी कैलकुलेशन किया था। तो एवरेज टैक्स रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज टैक्स रेट निकालने के लिए हम ये जो हमारा अमाउंट है, ठीक है, ग्रॉस टैक्स, ये डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, तो हमारा आ जाएगा एवरेज टैक्स, ठीक है। तो 179,400 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, तो हमारा इंडिया का टैक्स रेट आ जाएगा। तो क्या है 179,400 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, ये हमारा आ जाता है 14.95%। अब क्या कहता है कि लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों में से जो लोअर होगा, ठीक है, उसी पे रिलीफ मिलेगा, ठीक है। इन दोनों में से लोअर तो हमारा 14.95 है। तो अब हम बता दें कि ये 14.95 है, तो ये किस इनकम पे रिलीफ मिलेगा। तो ये जो हमारा, मैं आपको दिखा दूं, ये जो हमारा फॉरेन इनकम है 5 लाख, इसी इनकम पे रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इसी इनकम पे तो बाहर टैक्स लगी थी, तो इसी इनकम पे तो हम रिलीफ देना चाहते हैं, तो इस इनकम पे हम रिलीफ दे देंगे। तो आइए देखते हैं इनकम पे रिलीफ कितना देंगे।
ठीक है। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये एवरेज रेट ऑफ इंडिया, अगर ये इस रेट से ज़्यादा आता है जितना उसने दिया है, तो हम सिर्फ इसी रेट को लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये क्या था, 5 लाख, 5 लाख पे 14.95% क्या आता है, ये आता है आपका 5 लाख का 14.95%, क्या आता है 74750। इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट टैक्सेबल 650। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। ये बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हमें डिडक्शन अभी हमने डील नहीं किया था, क्योंकि अभी डिडक्शन का जो पोर्शन है वो भी आने वाला है अगर हम डिडक्शन देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका भी कि डिडक्शन अगर दे के करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आपके लिए एक मैंने क्वेश्चंस पहले से लिख के रखे थे। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें हम सब चीज़ को एक ही साथ देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से एक बार देखेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चंस क्या बोलता है। इसमें हमने हर चीज़ को डील किया हुआ है, ठीक है। हर चीज़ को डील का कहने का मतलब ये है कि इसमें हमने पहले हमने क्या लिया था, एसएससी का जो एज था वो हमने लिया था 33 ईयर, जो ये था। यहाँ पे हमने एसएससी का एज क्या लिया है, 65 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इनकम टैक्स में जब टैक्स निकालेंगे तो यहाँ पे 3 लाख रुपए का हम एग्जाम्पशन लिमिट यूज करेंगे, ठीक है। 3 लाख का एग्जाम्पशन लिमिट यहाँ पे यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे, 3 लाख का एग्जाम्पशन लिमिट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, मिस्टर राहुल हैं जो रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और वो एक्टर हैं, जो इनकम ड्राइव करते हैं वो 7,50,000 है, जो परफॉर्म करते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी ये 7,50,000 हो गया इनका फॉरेन इनकम। टैक्स जो पे करते हैं 1 लाख रुपया, जो डिडक्ट हो जाता है वहाँ से, इस इनकम में से 1 लाख रुपया टैक्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक है, यानी टीडीएस कट जाता है उनका। एंड ही परफॉर्म, ठीक है। अब क्या होता है कि इंडिया डज नॉट हैव एनी DTAA। इस केस में DTAA नहीं है, डज नॉट हैव एनी DTAA। DTAA नहीं होगा तभी हम यूनिलेटरल रिलीफ का बात करेंगे। अगर DTAA होगा तो ये बात ही नहीं आएगी यूनिलेटरल रिलीफ की, ठीक है। तो विद डैट कंट्री, उस कंट्री के साथ, जो समझे XYZ कोई कंट्री है, समझ लीजिए अमेरिका ही कोई कंट्री है, वहाँ पे अगर मिस्टर राहुल परफॉर्म करते हैं, एक्टर हैं, तो उनको वहाँ से इनकम होती है 7,50,000, उसमें उन्होंने 1 लाख का TDS कट गया उनका। तो अब बात आता है कि उनका इंडियन इनकम कितना है। इंडियन इनकम है उनका 30 लाख रुपया, ठीक है, 30 लाख रुपया उनका इंडियन इनकम है, ठीक है। कंप्यूट करते हैं टैक्स लाइबिलिटी राहुल, जो असेसमेंट ईयर 20-21 का है, उसमें वो एज्यूम करते हैं कि उन्होंने 1,50,000 का PPF में डिपॉजिट करवा रखा है। 1,50,000, याद रखिए PPF डिपॉजिट ये हमारा सेक्शन 80C डील करता है PPF के बारे में, ठीक है। फिर करता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज फादर, अपने पिता के लिए उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखी थी, ठीक है, जिसका है अमाउंट 30,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके पहले टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के पहले सबसे हमको इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सिस्टमैटिक वे से चलेंगे, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी राहुल का निकाल रहा है ना, ये जो हमारा राहुल का असेसमेंट ईयर 20-21, ठीक है। देखते हैं इंडियन इनकम कितना था। इंडियन इनकम हमारा था यहाँ पे 30 लाख, ध्यान आपने दिया था ना, 30 लाख रुपए इंडियन इनकम था। दूसरा क्या है, यहाँ पे इंडियन इनकम लिखना मैं भूल गया। दूसरा क्या है, फॉरेन इनकम, ठीक है। फॉरेन इनकम है 7,50,000, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट रेट नहीं दिया, आपको TDS अमाउंट दे दिया है। इस क्वेश्चन में रेट ना देकर डायरेक्ट TDS अमाउंट दे दिया गया है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा रेट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ TDS है। तो इसके लिए आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब हम दोनों को ग्रॉस करते हैं,
ग्रॉस करते हैं तो हमारा ये आ जाता है 375000, ठीक है, ये आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, लेस करते हैं डिडक्शन। डिडक्शन करते हैं, एटीसी का देते हैं सबसे पहले डिडक्शन। एटीसी का डिडक्शन क्या है, पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन है हमारा 150, यहाँ पे इसने कंट्रीब्यूट किया था ना पीपीएफ में 150, ये है। दूसरा क्या है, मेडिकल, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं अपने पिताजी का, उसका अमाउंट क्या है 30,000 रुपये। दोनों को सम करके यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। दोनों को सम करने के बाद कितना आता है अमाउंट, आपको मैं बताता हूँ। ये तो सिंपल से दिख रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटर चलाने का आदत हो गया है, इसलिए हमको ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। 1,80,000। अब आता है, ये आता है टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम हमारा है 375 -18, ठीक है। टोटल इनकम है 35,700, इसमें से इसको माइनस किए, इतना अमाउंट आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं टैक्स ऑन, दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है। टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, आप परेशान नहीं हुई, ध्यान से देखिएगा। टैक्स ऑन टोटल इनकम, ये जो इनकम है इस पर हम टैक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर पे। यहाँ पे ये हमने टैक्स निकाल लिया, तो ये हमारा टैक्स आ गया 883,500, ठीक है। अब इसमें ही ऐड कर देते हैं हायर एजुकेशन सेस @4%, इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 35,340, ठीक है। ये ऐड कर देने के बाद ये हमारा अमाउंट आ गया टोटल 189,840। अब बात आती है रिलीफ की। डब्ल्यू टैक्स इनकम जो है, डब्ल्यू टैक्स हमारा इनकम कितना है, डब्ल्यू टैक्स इनकम ये है 750, ठीक है। इसी इनकम में हमको रिलीफ देना है, तो डब्ल्यू टैक्स इनकम का रिलीफ का बात कर लेते हैं। तो इसमें से लेस कर देते हैं, लेस करते हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 91, ठीक है। अब क्या है कि इसके लिए हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अभी हमने देखा था ना वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो इसी फॉर्मेट से करेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मेट से करेंगे। इसका जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे निकाल के लिख दिया है, आप ऐसा नहीं करके एक वर्किंग नोट में इसको भी दिखा देंगे, ठीक है। अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो लेस करेंगे रिलीफ, वर्किंग नोट बनाते हैं 1, ठीक है। वर्किंग नोट 1 से यहाँ पे रिलीफ करने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल। तो आइए वर्किंग नोट देखते हैं। वर्किंग नोट देखने के लिए चलते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, कैलकुलेशन क्या है, वर्किंग नोट 1 रिलीफ अंडर सेक्शन 91, ठीक है। पहला क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था हमें फॉरेन टैक्स दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में 25%, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें क्या दिया है, 1 लाख का हमने टीडीएस पे किया हुआ है, ठीक है, और इंडियन इनकम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरेन का, तो एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन कंट्री। थोड़ी सी राइटिंग गंदी इसलिए होगी क्योंकि हम अभी तेज़ी में, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी से मगअप कर दें, लेकिन आपको समझ में आएगा। ये हमारा 1 लाख रुपया टीडीएस कटा था, 750 हमारा इनकम था वहाँ से कमाया हुआ, इस पे हम टैक्स निकाल लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 13.33%, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब दिखाते हैं दूसरा एवरेज रेट, ठीक है, इंडियन इनकम, एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑफ इन इंडियन इनकम,
इंडियन इनकम, ठीक है, देखते हैं। इंडियन इनकम था 198,840 डिवाइडेड बाई 357 इंटू 100। अब हमारा आ गया 25.74%, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि इस दोनों रेट से कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों रेट में से जो रेट कम होगा उस रेट पे हम क्या देंगे, रिलीफ देंगे, ठीक है। दोनों में से कौन सा रेट कम हुआ, दोनों में से 13.33 हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। अपने क्वेश्चंस पे लौट के आते हैं। यहाँ पे रिलीफ क्या देंगे, यहाँ पे हमारा था इनकम 7,50,000, 7,50,000 पे 13.33% का हम दे देंगे। तो देखते हैं इस पे कितना आता है, 750 इंटू 13.33%, ये लगभग आ गया लगभग 1 लाख करीब में आ गया, 99,000 है। तो हम यहाँ पे 1 लाख राउंड ऑफ कर लेंगे। आप राउंड ऑफ हमेशा कर लेना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में क्लियर हो जाता है राउंड ऑफ करने से, और रूल भी है हमारा राउंड ऑफ का, तो राउंड ऑफ कर लेंगे, सिंपल है। ये हमारा आ गया, ठीक है। आपको तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक बार फिर से इसको मगअप करवा देता हूँ, ठीक है। मगअप करवा देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। मिस्टर राहुल थे, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, 30 मिनट की वीडियो अभी तक हो चुकी है। मिस्टर राहुल रेसिडेंट इंडिविजुअल जो एक्टर हैं जिनको इनकम होती है 7,50,000 का, ठीक है, जो फॉरेन में 7,50,000, जहाँ यहाँ पे हमने बात किया 7,50,000, और वो परफॉर्म करते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया का, उनको टैक्स लगता है 1 लाख रुपए का, TDS कटता है उनका। और फिर उनका इंडियन इनकम जो उनके पास DTAA नहीं है, और वो क्या है कि हिज इनकम इन इंडिया अमाउंटेड रुपीज़ 30 लाख रुपए, इनकम इंडियन का 30 लाख रुपए है। कंप्यूट करना है राहुल का असेसमेंट ईयर का, बता देता है कि ये 1.5 लाख रुपए का PPF में उन्होंने करा रखा है, और दूसरा है मेडिकल इंश्योरेंस अपने पिताजी के लिए करा रखा है 30,000 का। तो इसी पे हमने जो कैलकुलेशन किया था ये था कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ऐसे ही आप एग्जाम में करेंगे, एकदम डिट्टो ऐसे ही, ठीक है। फॉर्मेट आप अपने अनुसार से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंडियन इनकम हम ले लेंगे 30 लाख रुपये, दूसरा है फॉरेन इनकम 750, दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा उस पर हम डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। डिडक्शन PPF कंट्रीब्यूशन हमारा ये आधा है, और डिडक्शन क्या चैप्टर है, डिडक्शन चैप्टर भी हम आगे इसमें डील करेंगे, ठीक है। 80C में ये आता है 80D, ये जो है 80D डील करता है, ये होता है जो मेडिकल है 80D डील करता है, ठीक है। 80D में 30,000 दोनों को मिला के 81 हमने दे दिया, और यहाँ पे इनका टोटल आ गया। फिर हम क्या कहते हैं कि टैक्स हम निकालते हैं इस पे, इस वाले इनकम पे टैक्स निकालते हैं, ठीक है, इस वाले इनकम पे टैक्स निकालते हैं। अब वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको नोटिंग करनी होगी तो वीडियो को पॉज करके जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो ये कर लेंगे, फिर उसके बाद से टैक्स आने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ देंगे 4%, फिर ये हमारा ये आ गया। अब इस पे क्या कहते हैं कि इस पे हमको रिलीफ देना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने इज इक्वल टू कर दिया, आपको नहीं करना है। इस पे आपको रिलीफ देना है, जो सेक्शन 91 जो है वो यूनिलैटरल रिलीफ है, वहाँ पे आपको देना है। 750 कर देंगे, 13.33 कर देंगे, नेट पेएबल हमारा ये आ जाएगा। ये कैसे आया, यहाँ पे हमने रेट कैलकुलेशन किया था, ठीक है। आपको दिखा दो, जैसे वर्किंग नोट रिलीव करेंगे एवरेज रेट, देख लीजिए। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में आपको डायरेक्ट रेट नहीं दिया रहता है फॉरेन टैक्स का, ठीक है। लेकिन इंडिया का तो दिया ही नहीं रहता है, फॉरेन का भी नहीं दिया रहता है। कई क्वेश्चन में दे देगा तो बहुत बढ़िया बात है आपके लिए, आपको आसानी के, लेकिन सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। जितना आपने टैक्स दिया है वो, और जितना आपने इनकम कमाया है वो, ये ऊपर नीचे रख के फिर इंटू कर देंगे, और ये आपका रेट आ जाएगा। इंडियन इनकम के लिए क्या करने, इंडियन इनकम के बस एकदम नॉर्मल सी बात है। ये फिगर कहाँ से आ रही है, ये फिगर आप ध्यान दीजिए, ये फिगर कहाँ से आ रही है, ये फिगर ये है, ये वाली फिगर है। इस फिगर को डिवाइड करेंगे इस वाले फिगर से, फिर इंटू कर देंगे, ठीक है। ये रूल है, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर इन दोनों में से जो कम होगा उस पर हम टैक्स का रिलीफ दे देंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अभी तक काफ़ी अच्छा लगा हो, और ये वीडियो को मैं यहीं पे मगअप करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और बाकी ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए आप मेरे से जुड़े रहें। हम OM से डील करेंगे, SM से डील करेंगे, कॉस्ट से डील करेंगे, ये टैक्सेशन की अभी बात चल रही है, ठीक है।
तो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हमारे एंड से अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी और भी इससे रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लेके आएंगे इसके, जिसमें बहुत सारा कैलकुलेशन होगा। एक ही कैलकुलेशन में लगभग 10-12 नंबर का क्वेश्चन हम पिक करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।